नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के अब तमाम पार्टियां एक दूसरे पर सवाल भी दाग रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश, क्या उत्तराखंड और क्या पंजाब, सभी जगहों पर सियासी हलचलें जो हैं वो तेज हो चली हैं। और इसी पर है हमारा ये खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें आज हम बात करेंगे कि पूरा दिन कौन सा सियासतदार कहां रहा। तो सियासी हलचल में सबसे पहले बात होगी देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी की। आज नरेंद्र मोदी ने 18वें आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति और खान पान में साफ तौर पर दिखाई देते हैं। और इसीलिए आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। पीएम मोदी ने आगे अपने भाषण में कहा कि कोविड महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा था, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी के लिए अहम रहा है। कोविड काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों को और भी ज्यादा बल देते रहेंगे। (2021) में आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए अभिनंदन करता हूं। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी भी रहा। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों का बल देते रहेंगे। हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार रहेंगे। तो दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हमने समाज के लिए काम किया है और जनता हमारे काम से पूरी तरह से संतुष्ट है। एक आभूषण बनाते हैं, एक व्यक्ति के लिए होता है। समाज में आप काम कर रहे हैं, इस राष्ट्र के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी तो है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी उस जवाबदेही के प्रति हम सब समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक भी करें और बताएं भी कि क्यों आज की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने क्या ऐसा किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी आज देश की, प्रदेश की आवश्यकता बन चुकी है। आपके सामने 2014 के पहले देश की तस्वीर भी होगी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर एक असंतोष का वातावरण था, अविश्वास का वातावरण था। रोज एक नया घोटाला लेकर के कांग्रेस नेतृत्व की सरकार देश के अंदर आती थी। दुनिया के अंदर भारत की छवि अत्यंत धूमिल हुई थी। भारत के नौजवानों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था और सुरक्षा का एक वातावरण था। कैसे उस समय चीन या पाकिस्तान या दुनिया की कोई भी ताकत भारत को जब भी देखता था और भारत के अंदर वह अतिक्रमण करता था
तो सभी लोग मौन बने रहते थे और ये कहकर के मौन बने रहते थे कि देखो, हमें इस अतिक्रमण का विरोध इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे संबंधों पर असर पड़ जाएगा। और आपने बदलते हुए भारत को देखा है 2014 के बाद। तबके को जागरूक भी करें और बताएं भी कि क्यों आज की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने क्या ऐसा किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी आज देश की, प्रदेश की आवश्यकता बन चुकी है। आपके सामने 2014 के पहले देश की तस्वीर भी होगी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर एक असंतोष का वातावरण था, अविश्वास का वातावरण था। रोज एक नया घोटाला लेकर के कांग्रेस नेतृत्व की सरकार देश के अंदर आती थी। दुनिया के अंदर भारत की छवि अत्यंत धूमिल हुई थी। भारत के नौजवानों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था और सुरक्षा का एक वातावरण था। कैसे उस समय चीन या पाकिस्तान या दुनिया की कोई भी ताकत भारत को जब भी देखता था और भारत के अंदर वह अतिक्रमण करता था तो सभी लोग मौन बने रहते थे और ये कहकर के मौन बने रहते थे कि देखो, हमें इस अतिक्रमण का विरोध इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे संबंधों पर असर पड़ जाएगा। और आपने बदलते हुए भारत को देखा है 2014 के बाद। और वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी अभियान को जो है वो तेज कर दिया। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में मेधावी छात्र छात्राओं के लिए आयोजित लैपटॉप वितरण सम्मान समारोह को संबोधित किया। बता दें कि अखिलेश ने कहा कि जब रिजल्ट आए तो मुझे लगा कि सरकार के लोग इन बच्चों को सम्मानित करेंगे। मुझे इसलिए भी लगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र मैंने पढ़ा था। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में इस बात को लिखा गया है कि जो बच्चे आगे पढ़ने जाएंगे उन बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा। खोलेंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी तो उन्हें दिखाई दे जाएगा कि कौन आ रहा है। और वो लैपटॉप इसलिए नहीं खोलेंगे, वो लैपटॉप नहीं चलाएंगे, वो लैपटॉप नहीं चलाएंगे क्योंकि उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता है। और अगर लैपटॉप चलाना आता होता तो लैपटॉप बट रहे होते। इसीलिए नौजवान साथियों, ये नए तरह की चीजें बदली, ऐसे नए रास्ते पे हम लोगों को चलना होगा। और उत्तर प्रदेश को भी अगर कोई विकास से लेकर के नई तरीके से विकास के रास्ते पे ले जा सकता है तो समाजवादी लोग हैं। और उसका उदाहरण है, उसका उदाहरण एक नहीं है, न जाने कितने उदाहरण हैं। आज तो हम कुछ बच्चों को दे पा रहे हैं लैपटॉप, और वो इसलिए लैपटॉप दे रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने आप छात्र नौजवानों को वादा किया था कि हम लोग लैपटॉप देंगे, लेकिन अभी लैपटॉप नहीं दे पाए। उनको याद दिलाने के लिए और अपने बच्चों को भविष्य में हम भरोसा दिलाने के लिए कि जब समाजवादी सरकार आएगी तो मेधावी छात्रों को फिर इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के बच्चों को लैपटॉप बांटने का काम समाजवादी लोग करेंगे। तो इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में लैपटॉप भी एक बड़ा ही अहम मुद्दा हो चला है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री यानी नरोत्तम मिश्र ने विरोधियों पर भी जमकर निशाना बोल डाला है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के लिए जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि यूरिया खाद खत्म हो गई है, वो पूरी तरह से गलत है। ये विरोधी लोग सिर्फ अनर्गल बातें करते हैं। जब बारिश होती है तो एक साथ खाद की डिमांड निकलती है। यही विपक्ष पहले बिजली पे ऐसे ही कह रहा था, फिर कोयले पे कह रहा था 4 दिन का कोयला बचा है, सरकार सो रही है। 14 दिन तक 4 दिन ही कहते रहे थे। खाद पे भी यही है।
हमारे पास मध्य प्रदेश के अंदर 3 लाख टन यूरिया कल की तारीख में था। मध्य प्रदेश के अंदर 1 लाख टन NPK खाद था और मध्य प्रदेश के अंदर 1 लाख टन DAP का खाद था। मैट्रिक टन बोले इसको। मैं यहाँ यह कहना भी चाहता हूँ कि मैं कल स्वयं जो हमारी बैठक थी स्वास्थ्य विभाग की और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी पर ये उर्वरक का विभाग है, मैंने कल उनसे भी बात की है और रैकें रवाना होने वाली है। मैं प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के दोनों आपके चैनलों के माध्यम से कि धैर्य रखें किसान भाई, कोई कमी ना है ना आने दी जाएगी। आज मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा करने वाले हैं फर्टिलाइजर की और फिर उसको युक्तियुक्तकरण भी हो जाएगा। कहीं ज़्यादा और कहीं कम होगी तो वहाँ व्यवस्था होगी, लेकिन ये किसान के बेटे की सरकार है, ये किसानों की सरकार है और पूरी सरकार किसान के साथ है। लोगों के बहकावे में ना आए, जो भ्रम फैलाते हैं, भय फैलाते हैं, उसमें ना आए। और वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हमेशा अपने अलग अंदाज और बेबाक टिप्पणी को लेकर जाने जाते हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया। दरअसल कुछ पत्रकारों ने जब रामदास अठावले से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शादी को लेकर सवाल किया तो क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। राहुल गांधी बहुत परेशान रहते हैं और हर बार उनको मोदी पर अटैक करने की उनको आदत है और इसीलिए मेरा कहना यह है कि राहुल गांधी जी के भविष्य के लिए राहुल गांधी जी ने शादी करनी चाहिए। और अगर कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी सेक्युलरिज्म की है, जाति व्यवस्था खत्म करने की है, एक तो महात्मा गांधी जी ने जाति व्यवस्था को खत्म करने का आदेश दिया, लेकिन 70 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन जातिवाद को खत्म करने में इनको सफलता मिली नहीं। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी जाति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है और राहुल गांधी जी ने अगर कास्टिज्म खत्म करना है तो मैंने इंटरकास्ट मैरिज किया है। मेरी वाइफ जो है ब्राह्मण समाज की है, बनारस की रहने वाली है और वो मुंबई में रहती थी, सांगली में रहती थी। उनकी फैमिली 200 साल 150 साल पहले से पूरे हमारे महाराष्ट्र में आई थी और मैंने ब्राह्मण समाज के लड़की से शादी किया है। तो इसलिए मेरा राहुल गांधी जी को कहना है कि मैंने ब्राह्मण समाज की लड़की से शादी किया है, तो आप दलित समाज की लड़की से क्यों शादी नहीं। देखिए, सियासत में रूठे को मनाने का काम बड़ी ही शिद्दत से किया जाता है, तभी तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियां सभी वर्गों को रिझाने में लगातार सम्मेलन करती आ रही है, जिसमें बीजेपी से जुड़े हुए संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने एक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कोच नगर में आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जितिन प्रसाद ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश को राष्ट्र विरोधी लोगों से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ही विकल्प है। उन्होंने कहा कि सभी छोटे दल चुनाव में फायदा लेने के लिए क्षेत्रीय दल से गठबंधन करने की फिराक में घूमते हैं। ये सभी दल अपने फायदे के लिए जनता को धोखा देकर स्वार्थ की राजनीति करते हैं। इन्हें प्रदेश के विकास की कोई भी चिंता नहीं है, सिर्फ चिंता है तो अपनी झोली भरने की। कह सकता हूँ कि अगर आज देश में कोई सही मायने में राष्ट्रीय दल है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो एक संस्थागत दल है, जो नीति पे और रीति पे चलता है। यहाँ का नेतृत्व एक सक्षम नेतृत्व है, जो चाहे वो देश में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का हो और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का हो। ये नेतृत्व जो दमदारी से देश और प्रदेश में एक नेतृत्व भी दे रहा है, योगदान भी कर रहा है और आने वाले समय के लिए ऐसे बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। तो 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी पार्टियां यात्राएं निकाल रही हैं और इसी क्रम में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा बांदा पहुंच चली है, जिसमें पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी मौजूद हैं। इस दौरान जेएमडी न्यूज के संवाददाता अनंत दीक्षित ने दोनों ही पूर्व मंत्रियों से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए।
कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा चित्रकूट के रास्ते होते हुए बांदा प्रवेश कर रही है और तर्रा खुरंड होते हुए बांदा के रास्ते ही आगे बढ़ रही है। इस समय हमारे साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी वरिष्ठ कांग्रेस नेता यहां पर मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और इस प्रतिज्ञा यात्रा के बारे में जानेंगे। सिद्दीकी जी, इस यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, जो इस समय जंगल राज कायम है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसानों को केंद्रीय मंत्री का पुत्र केंद्रीय मंत्री के उकसाने पे, केंद्रीय मंत्री के बढ़ाने पे और केंद्रीय मंत्री के ये बयान देने के बाद कि किसानों मान जाए किसान, वरना उनको 2 दिन में मैं 2 मिनट में मैं ज़मीन के नीचे दफना दूंगा। उसके 10 दिन के बाद वो मंत्री पुत्र किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। 9 लोग मारे जाते हैं, 2 दर्जन जान से जाते हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। कोई 1-2 घटना नहीं है। आगरा में अभी एक दलित की हत्या कर दी गई लॉकअप में। हाथरस में दलित की बेटी की इज्जत लूटी गई, हत्या कर दी गई और इसके बाद उसकी लाश भी उसके परिवार को नहीं दी गई। इन सब बातों को देखते हुए हर जगह अगर कोई पहुंचा है, हर वारदात पे अगर कोई पहुंचा है, तो हमारी पार्टी की नेता सबसे पहले रात को उसी समय सबसे पहले अगर पहुंची हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची हैं। चाहे सोनभद्र हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे हाथरस हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे पीलीभीत हो, चाहे मेरा 1-2 नहीं, हर जगह पहुंची। देखिए, देखा जा रहा है कि कांग्रेस किसानों के साथ भी खड़ी। बात पूरी नहीं हुई। इन सब बातों को देखते हुए हमारी पार्टी की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने प्रतिज्ञाएं ली। कई प्रतिज्ञाएं हैं, जिसमें प्रमुखता से 7 प्रतिज्ञाएं हैं। उन 7 प्रतिज्ञाओं को लेकर के जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने इस प्रतिज्ञा यात्रा को शुरू किया और इस प्रतिज्ञा यात्रा को शुरू किया है हमारी पार्टी की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने। बाराबंकी जिले के हरक कस्बे से झंडा दिखाकर शुरू किया और ये प्रतिज्ञा यात्रा 3 जगह से चल रही है। एक सहारनपुर से चल रही है, एक बनारस से चल रही है और एक ये बाराबंकी से लेके हम चल रहे हैं। चौथी अभी शुरू होना है, जो अयोध्या से शुरू होगी। अब बोलिए। आपकी पूरी कवायद किसान, नौजवान और हर पीड़ित के साथ पार्टी खड़ी है, लेकिन ये जो पूरा समाज है और ये पूरा जो वर्ग है, ये वोटों में कैसे तब्दील होगा? देखिए साहब, वोटों में तब्दील होना भी एक अलग बात है, लोगों के दुख तकलीफ में खड़ा होना भी एक बात है। अगर किसी को मार दिया गया है, निर्मम हत्या कर दी गई है, तो उसके परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करना ये हमारा कर्तव्य है, जिसको निभाने के लिए भी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को लखीमपुर के मामले में 3 दिन तक सीतापुर की पीएसी हेडक्वार्टर में रोक करके रखा गया। वोट में तब्दील करना अलग बात है। वोट के यहाँ 2 चीज़ है, केवल वोट ही नहीं है, मानवता भी है, इंसानियत भी है, राजनीति भी है, वोट भी है। और आप देखते जाइए वोट में कैसे तब्दील होगा। हमने तब्दील करके दिखाया है और हम तब्दील करके दिखाएंगे। और अगली सरकार केवल और केवल उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बचे हैं, 3-4 महीने बचे हैं, केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बना के हम दिखाएंगे। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी मौजूद है और उनसे बात करेंगे इस प्रतिज्ञा यात्रा पर और सीधा प्रश्न करेंगे कि इन 2022 चुनावों में जो आ रहे हैं, उनमें कांग्रेस का प्रमुख रूप से प्रतिद्वंदी कौन है? कांग्रेस का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। ये तीनों पार्टियां एक हैं। भाजपा की बी टीम बीएसपी और सपा है और अब तो वोट कटवा पार्टी ओवैसी की भी आ गई। ये सब पार्टियां एक हैं। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के विनाश में विश्वास रखती हैं। कभी इन्होंने विकास की एक ईंट नहीं रखी, चाहे बीएसपी आई हो, चाहे सपा आई हो, चाहे भाजपा हो। बुंदेलखंड से छीनने का काम किया, लूटने का काम किया। तो आप थे प्रदीप जैन आदित्य और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिनसे हमने बात करी और कांग्रेस को पूर्ण रूप से 2022 चुनाव में बहुमत की बात दोनों नेताओं ने की है। नंद दीक्षित, जेएमडी न्यूज़। और वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के परिवार में छिड़ी महाभारत अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस आपसी झगड़े में अब परिवार की सबसे छोटी बेटी अमन पटेल भी कूद पड़ी है। अमन ने यूपी के डीजीपी को एक चिट्ठी लिखकर अपनी मां कृष्णा पटेल की जान को खतरा बताया है और उनसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की गुहार लगाई है।
खास बात यह है कि अमन पटेल ने मां की जान को खतरा अपनी बड़ी बहन यानी डॉक्टर पल्लवी पटेल से ही बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पल्लवी और उनके पति पर कोई बड़ी साजिश रचने की आशंका भी जताई है। वहीं अमन ने डीजीपी को भेजी गई चिट्ठी मीडिया के जरिए सार्वजनिक भी कर दी है और इस चिट्ठी के सामने आने के बाद परिवार का झगड़ा एक बार फिर से सड़क पर आता हुआ नजर आने लगा है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से पटेल परिवार में झगड़ा जो है वो काफ़ी पुराना है और लगातार जिस तरह से अभी झगड़ा जो है एक बार से फिर से सुर्खियों में आया है और जिस तरह से सार्वजनिक हुआ है, राजनीति भी इसमें होगी, सियासत के रंग भी छिड़के जाएंगे, तमाम पार्टियां उसको उछालेंगी भी और मुद्दा भी बनाएंगी, लेकिन इसका कितना असर हो पाता है ये तो वक्त ही बताएगा। तो आपको बता दें कि अपनी मां कृष्णा पटेल की जान के खतरा होने के चलते सूबे के डीजीपी से गुहार लगाई है कि उनकी सुरक्षा दी जाए। और दूसरी तरफ कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण कतरी क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ का पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है, जिससे ग्रामीणों में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जिसकी सूचना मिलने पर बिठूर के विधायक यानी अभिजीत सिंह सांगा खुद ट्रैक्टर चलाकर बाढ़ प्रभावित चैनपुरवा और डिबनी पुरवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि लोगों के घरों में खाना तक नहीं बन पा रहा, जिस पर विधायक ने फोन कर उप जिलाधिकारी सदर को तुरंत मौके पर बुलाकर ग्रामीणों की समस्याओं को दिखाया, जिस पर उप जिलाधिकारी ने तत्काल आज से प्रतिदिन सुबह और शाम खाने की व्यवस्था बाढ़ प्रभावित गांवों में प्रारंभ करवाती और सभी को सुरक्षित स्थान पर रहने का प्रबंध कल तक करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद विधायक सांगा ने खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फोन कर मेडिकल टीम को तैयार करने के लिए कहा, जिससे ग्रामीणों में बाढ़ के कारण कोई बीमारी भी न फैल पाए। देखिए, हमारे यहाँ कटरी में शंकरपुर और लुधवा खेड़ा ग्राम पंचायत में ये कुछ गांव हैं जहाँ पर गंगा जी का जलस्तर बढ़ने से यहाँ पे घरों के भीतर पानी घुस चुका है और हमारे ग्रामीण जन बड़े परेशान हैं। भोजन की दिक्कत है उनके सामने और भी अन्य समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अभी मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को, जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि यहाँ पर अतिशीघ्र भोजन की व्यवस्था होगी और भी जो यथासंभव मदद करने का प्रयास होगा वो किया जाएगा। लगातार गंगा के जलस्तर में हो रही वृद्धि के वजह से बिठूर के कटरी क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। आज बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा बिठूर के चैनपुरवा गांव पहुंचे थे। वहां पर बाढ़ से पीड़ित लोगों का बिठूर विधायक ने हाल जाना और जो सारी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। एसडीएम सदर को फ़ोन करके ग्रामीणों के खाने पीने के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया। साथ में चिकित्सा अधीक्षक जो हैं हमारे सीएमओ साहब को भी फ़ोन करके मेडिकल टीम को तैयार रखने की बात कही। और कहीं ना कहीं लगातार हो रही वृद्धि के चलते अब गंगा का जलस्तर लोगों के घरों में भी घुसने लग गया है। सहयोगी निखिल के साथ आकाश रावत, जीएमडी न्यूज़, कानपुर। तो अगर प्रशासन ठीक तरह से काम कर लेता तो विधायक साहब को जहमत नहीं उठानी पड़ती स्वयं ट्रैक्टर चला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाने की और निर्देश देने की। खैर, ये तो राजकाज चलता ही रहेगा। कानपुर शहर की अगर बात करें तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के 17 जिलों की क्षेत्रीय बैठक संपन्न की गई। मर्चेंट चैम्बर हॉल में हुई इस बैठक में संयोजक, सह संयोजक, व्यापारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा अग्रवाल ने बताया कि बाजार संयोजक बनाएंगी। हर बूथ पर 10 व्यापारी खड़े करने का संकल्प तैयार लिया है और कल से शुरू हो रहे सदस्यता अभियान के लिए व्यापारी घर घर जाएगा और ऑनलाइन लोगों को सदस्य बनाएगा। उत्तर प्रदेश में 18 कमिश्नरी है जहां पर व्यापारी भव्य व्यापारी सम्मेलन करेगा। वहीं पर महानगरों में 1 लाख और नगर पालिकाओं में 50,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ की परसों हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में क्षेत्रीय बैठक की थी। कल हमने बरत क्षेत्र की
आगरा में बैठक की। आज हमने कानपुर बुंदेलखंड की व्यापारियों की नगरी, पूर्वांचल का व्यापारियों का दिल कानपुर में हमने अपने 17 जिलों की बैठक की। 17 जिलों के मेरे जिले के संयोजक, सह संयोजक यहाँ पे आए और हमारे क्षेत्रीय संयोजक, क्षेत्रीय सह संयोजक आए। और भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ व्यापारियों के बीच में क्या कार्य करने जा रही है, उसके लिए उनको हमने कहा गया, उनको दिशा निर्देश हुआ। हमने कहा कि जब बहुत जल्दी हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ बाजार संयोजक बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा हर बूथ पे 10 व्यापारी खड़े करने का हमने आज संकल्प लिया। हमारी कल से भारतीय जनता पार्टी आज देश ही नहीं पूरे संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, तो सदस्यता अभियान हमारा कल से शुरू हो रहा है। उस सदस्यता अभियान को पैनी देते हुए हमारे भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ दुकान दुकान व्यापारी के दरवाजे बजाएगा और ऑनलाइन उनको सदस्य बनाएगा। और हमने कहा कि व्यापारियों के बीच में उत्तर प्रदेश में 18 कमिश्नरी हैं। 18 कमिश्नरियों में भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ भव्य व्यापारी सम्मेलन करेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हापुड़ से इसकी शुरुआत होगी। तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को सरकार ने दीपावली का एक बड़ा तोहफा दे दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस देने का शासन ने आदेश जारी कर दिया है। दरअसल प्रदेश सरकार के इस तोहफे से तकरीबन 28 लाख सरकारी कर्मी लाभान्वित होंगे। सीएम योगी के निर्देश के बाद वित्त विभाग ने बोनस प्रदान करने का आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि सभी कर्मियों को बोनस के तौर पर तकरीबन 7,000 की राशि मिलेगी, जिसका 75% हिस्सा कर्मचारी के जीपीएफ खाते में और 25% हिस्सा उसको नगद भुगतान किया जाएगा। और वहीं 2022 विधानसभा चुनाव आते ही सभी दलों ने अपनी अपनी कमर कसना शुरू कर लिया है। क्षेत्रीय विधायकों ने भी अपने क्षेत्रों के दौरे करने शुरू कर दिए हैं। सालों से खराब पड़ी सड़कों और पुल में आई दरारों और अन्य समस्याओं को लेकर के जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में अब सक्रिय हो चले हैं। चुनाव आते ही क्षेत्र की जनता से वादे तो करते हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन समस्याओं से क्षेत्र की जनता को कब निजात मिलती है। विधायक ने कहा है कि इस पुल के निर्माण पूर्ण होने से नेशनल हाईवे पर लगभग 1.5 किलोमीटर उल्टी दिशा से चलने के लिए क्षेत्र के लगभग 50,000 लोग मजबूर थे और बच्चों को स्कूल जाने में भी, एम्बुलेंस के निकलने में और फैक्ट्रियों में और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वालों को आवागमन में खासा आसानी हो गई है। तो आपको बता दें कि जब जब सियासत का पारा चढ़ता है, अर्थात सियासी हलचलें तेज होती हैं, तो एक के बाद एक अपने क्षेत्र पे जो है लोग आते हैं और दिशा निर्देश पारित करते हैं, जनता के बीच वाहवाही बटोरते हैं, वादे करते हैं। कितने पूरे होते हैं तो सबको पता है। और कन्नौज के एक गेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के महासचिव शरद मिश्र, प्रभारी जिला नीतम सचान ने संगठन की मजबूती के लिए एक समीक्षा बैठक की। वहीं इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिनेश पॉलीवाल ने की और संचालन जिला प्रवक्ता अरविंद दुबे ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव शरद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए निर्देशित किया कि सभी ब्लॉक प्रभारियों, नगर अध्यक्ष और सभी ब्लॉक अध्यक्षों को बूथ स्तर से लेकर के ग्राम पंचायतों तक पार्टी को मजबूती देनी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली जाकर जनता को कांग्रेस पार्टी की नीतियों और रीतियों के बारे में बताएं और लोगों को पार्टी से जोड़ने का भी काम करें।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पे जोर शोर जो चुनावी हलचल है वो अब रंग ला रही है। ऐसे में बात करेंगे हमारे साथ प्रदेश महासचिव कांग्रेस के जो यहाँ पे शरद मिश्रा जी हैं, उनसे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आखिर अब इस बार कन्नौज में क्या नया रहेगा कांग्रेस के लिए, जो कि किस तरीके से यहाँ पे बैठक भी कर रहे हैं। जो कि कुछ 2 दिन पहले यहाँ पे आए थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी, उन्होंने बताया था कि प्रतिज्ञाएँ जो हैं वो इस बार खास रहेंगी कांग्रेस की। हमारे साथ सर आपका जेएमडी न्यूज़ बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। कन्नौज में कांग्रेस के लिए अब क्या नया होने वाला है? देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले कई बार से गठबंधन धर्म के चलते, क्योंकि पार्टी ने कई बार निर्णय लिया कि हमें गठबंधन में जाना है, तो कई बार से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रही थी। जैसे पिछले ही चुनाव का अगर हम ले लें, 2017 में कांग्रेस पार्टी कन्नौज में चुनाव नहीं लड़ी थी, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा निर्णय तो यही है कि कांग्रेस पार्टी तीनों सीट पर चुनाव लड़ेगी, दमदारी से लड़ेगी। तो जो ये बड़ा परिवर्तन है कि कांग्रेस पार्टी 403 विधानसभाओं में, जिसमें कन्नौज की भी 3 विधानसभा शामिल है, वहां पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी और विजय प्राप्त करने के लिए लड़ेगी। देखा जाए कि भाजपा सरकार कह रही है कि 350 के पार लाएंगे, पूर्ण बहुमत बनाएंगे, तो इसमें आपकी क्या राय है, किस तरीके से इस बार चुनाव होगा? देखिए, वो 350 के पार लाएंगे, अखिलेश जी 400 ले आएंगे, और अभी वो एक जन थे, उनकी जोड़ लो तो 700 के ऊपर वो सीटें जीते जा रहे थे, वो गठबंधन बना रहे थे, कोई 100 जीत रहा, कोई 300। तो ये सब बातों से कोई मतलब नहीं होता है। देखिए, जनता का बहुमत जिधर होता है, हम कोई बड़ी बात नहीं करते हम कांग्रेस पार्टी के लोग, लेकिन हम इतना जरूर बता दें कि प्रियंका गांधी जी की तरफ इस प्रदेश की जनता देख रही है और कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाएगी और इस प्रदेश को नए विकास के रास्ते पर ले जाएगी। प्रियंका जी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि 40% महिलाओं को लेकर, तो क्या कन्नौज में भी कुछ महिलाएं सामने आएंगी? कन्नौज में महिलाओं ने आवेदन किया है 3 सीटों पर। पार्टी हाईकमान तय करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, और ये प्रियंका जी ने बहुत अच्छे से सबको समझाया है पार्टी के अंदर। हम लोग भी अभी पार्टी में जब बात कर रहे थे तो अपनी बहनों से, महिलाओं से यही बात हो रही थी कि 161 सीटें आती हैं 40% में, तो प्रियंका जी का ये दृढ़ संकल्पित है वो कि पूरी की पूरी 40% महिलाओं को लड़ाया जाए। उन्हीं के निर्देश पर पार्टी चलती है, उनका निर्देश है तो पार्टी लड़ाएगी। देखा है जिस तरीके से भारत सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना चलाई गई थी, अब वो वहाँ पे हालत ये हो रहे हैं कि गैस की जो सब्सिडी आती थी वो बंद कर दी गई है। महिलाओं को क्या यहाँ पे प्लस पॉइंट मिलेगा आपको? देखिए, महिलाएं पूरी तरह से प्रियंका जी की तरफ देख रही हैं। 40% सशक्तिकरण का जो वादा है या प्रतिज्ञा है, वादा नहीं कहेंगे, वेरी सॉरी, प्रतिज्ञा है ये, 40% की प्रतिज्ञा है, और ये गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा है, क्योंकि राजीव गांधी जी ने 30% आरक्षण ग्राम पंचायतों में दिया हुआ है। थैंक यू सर। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे एक प्रदेश महासचिव कांग्रेस के शरद मिश्रा, हमसे बात हुई। उन्होंने बताया कि जिस तरह से इस बार कांग्रेस का चुनाव है जोरदार होने वाला है, जिसमें 7 प्रतिज्ञाओं के साथ इस बार उतरेंगे मैदान में, जिसमें खासकर छात्राओं के लिए कहा गया है उनको जो इंटर पास छात्राएं हैं उनको स्कूटी दी जाएगी, उनको जो लैपटॉप दिए जाएंगे, जिसके बाद जो स्नातक वाली हैं उनको स्कूटी दिए गए। कैमरा पर्सन प्रेस के साथ मासूद तिवारी, जेएमडी न्यूज़ कन्नौज। और वहीं समाजवादी पार्टी में विधानसभा उम्मीदवारों के नाम 20 नवंबर के बाद तय होंगे। फिलहाल सर्वे और विभिन्न स्तरों से मिले फीडबैक और जातीय गणित के आधार पर दावेदारों की टॉप 10 सूची तैयार की जा रही है। पहले चरण में 30 विधायकों समेत लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा और इससे पहले गठबंधन की गणित सुलझाई जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में सपा के 48 विधायक हैं, लेकिन एक विधायक के भाजपा में जाने के बाद अब 47 ही बचे हैं। इनके सीटों को छोड़कर अन्य सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वालों से आवेदन मांगे गए हैं। ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में 30 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। वहीं पूर्वांचल की 15 सीटों पर 60 से 80 लोग ने आवेदन मिले हैं। इनके अलावा पार्टी ज्वाइन करने वाले भी आवेदन कर रहे हैं। अब तक करीब 18,000 आवेदन मिल चुके हैं। इसमें करीब 5,000 आवेदन महिलाओं के भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक आवेदकों द्वारा जमा किए गए शुल्क का मिलान किया जा चुका है। विधानसभा क्षेत्रवार आवेदकों की सूची के आधार पर टॉप 10 सूची बनाने के लिए पार्टी हाईकमान ने मानक तय किए हैं। वहीं जहां कम दावेदार है वहां टॉप 3 की सूची बनेगी और इसमें कुछ क्षेत्र में पकड़ रखने वाले स्वच्छ छवि, बेहतरीन शैक्षिक और सियासी करियर वालों को भी तरजीह दी जाएगी।
तो फिलहाल हमारी खास पेशकश सियासी हलचल में अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे सियासत और सियासतदानों से जुड़ी कुछ बड़ी और बेहतरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं लूंगा आपसे इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।